हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता का अर्थ क्या है और जैव विविधता शब्द किसने दिया, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो जीवधारी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वर्ल्ड में, वो दो प्रकार के सेल रखते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं? देखिए, जीवधारी दो प्रकार के सेल रखते हैं। एक प्रोकैरियोटिक, दूसरे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है जो पुराने सेल से मिलकर बना होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन से? जो पुराने सेल से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जो नए सेल से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक से ही यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ है। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक में जैसे कि डायनासोर, जो प्राचीन सेल से मिलकर बने होते थे, है ना, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय, यानी कि जिस जीव में एक कोशिका होती है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय। जैसे उदाहरण हम, है ना, एनिमल, इसका उदाहरण मल्टी सेलुलर का उदाहरण क्या हो जाएगा? एनिमल। जबकि यूनिसेलुलर का उदाहरण क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यानी कि जिस जीव में एक कोशिका होती है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? जीवों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, अच्छा, वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है किसी भी जीव का या वस्तु का उनके जाति, नाम आदि के, यानी कि उनके गुणों के आधार पर उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। उसको ही हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं जीवों में वर्गीकरण। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था अरस्तु, जो कहाँ के थे? यूनान के थे। यूनानी विचारक जो अरस्तु थे, इन्होंने जीवों के वर्गीकरण को दो मतलब अपन कह सकते हैं दो वस्तुओं के या दो चीज़ों के आधार पर उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया था। एक तो जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, और जो वायु में रहने वाले जीव हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। किसने? अरस्तु ने जीवों को दो कैटेगरी में बांटा। कौन कौन से? एक जो वायु में रहने वाले जीव थे, थल में रहने वाले, यानी कि जो धरती पर रहने वाले जीव थे। ठीक है, दूसरे जो जल में रहने वाले जीव थे, इनके आधार पर इन्होंने जीवों को बांटा। और इसके अलावा वायु में रहने वाले जीव, कौन कौन से? वायु में रहने वाले। अब इन्होंने इन जीवों को वर्गीकृत तो कर दिया, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला। क्योंकि देखो, तीन कैटेगरी में बांटा था इन्होंने, अरस्तु ने। थल में रहने वाले जीव थे जैसे कि एनिमल्स, है ना, तो थल में अपन भी लोग आ गए, मनुष्य भी आ गए और जानवर भी आ गए। तो इस प्रकार क्लासिफिकेशन में भी दिक्कत हो रही थी। और जल में रहने वाले जीव
जल में रहने वाले जीव जैसे मछली हैं, है ना, मगरमच्छ हैं, और वायु में रहने वाले जीव जैसे पक्षी हैं। पक्षी भी तो कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार ये जो इनका जो वर्गीकरण था वो सिद्ध नहीं हो सका। ठीक है, इसके बाद आए कॉर्नलिनियस। क्या नाम था? 1758 में कौन आए थे? कॉर्नलिनियस। इनको कहा जाता है वर्गीकरण का पिता। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को हम कहते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण का अध्ययन करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। ये आप लिख लोगे, टैक्सोनॉमी। तो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसके पिता कौन है ये भी लिखना है आपको। इसके पिता कहे जाते हैं कॉर्नलिनियस। कॉर्नलिनियस इन्होंने जीवों को किस कैटेगरी में बांटा? इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है जीवों को। एक तो थे पादप जगत यानी कि पौधे, प्लांट, और दूसरे जंतु जगत यानी कि जीव। इन्होंने केवल जीवों को 2 कैटेगरी में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक, इसके बाद 1969 में, कब? 1969 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट विटकर। क्या नाम है? रॉबर्ट विटकर। इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया। जैसे एक था मोनेरा, सभी जानते हैं ये, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया या एनामेलिया भी कहते हैं इसको, एनामेलिया, और 5वां था आपका प्लांट किंगडम। तो ये 5 कैटेगरी में रॉबर्ट विटकर ने डिवाइड किया। देखो, मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांट। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मोनेरा जीव कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा कौन से होते हैं, फंगी और एनिमेलिया प्लांट्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए, इन्होंने जब वर्गीकरण किया या क्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने किस आधार पर किया? तो इन्होंने 3 बेस रखे इसके लिए। देखो, अपन किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए भी रखते हैं। जैसे अपन स्कूल का उदाहरण लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लास 1 वालों को एक क्लास में रखेंगे, क्लास 2 वालों को, क्लास 10th वालों को, इनको एक क्लास में रखते हैं। इसी प्रकार किस बेस पर रखते हैं उनको? उनकी स्टडी के आधार पर। इसी प्रकार इनका अलग से बेस लिया गया, इनका आधार लिया गया। तो इनके 3 आधार निकल कर आए। पहला था कि आधार लिखना है जीवों के वर्गीकरण के आधार, जीवों के वर्गीकरण का आधार। हर चीज़ का बेस होता है। देखिए, पहला इन्होंने रखा कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है। पहला आधार तो ये रखा, यानी कि इन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक जीवों को एक साइड रख दिया, अलग कैटेगरी में रख दिया, यानी कि जो प्राचीन कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और जो नए सेल से मिलकर बने हुए हैं यूकैरियोटिक, उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। ठीक है। दूसरा इन्होंने आधार लिया कि जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, एक कोशिकीय हैं, या संगठित हैं, यानी कि बहुकोशिकीय है। ठीक है। एक उदाहरण इन्होंने दिया कि कोशिका स्वतंत्र है या संगठित। जो स्वतंत्र थी उनको अलग कैटेगरी में रखा, और जो संगठित थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनको अलग कैटेगरी में रखा। दूसरा इसका आधार ये हो गया वर्गीकरण का। ठीक है। और तीसरा आधार था कि कोशिका अपना भोजन, यानी कि कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है, यानी कि कोशिका प्रकाश संश्लेषी है या नहीं।
प्रकाश संश्लेषी है। जैसे पौधे होते हैं ना, अब जैसे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बना सकते हैं, तो उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। अपन नहीं बना सकते तो अपन को अलग कैटेगरी में रख दिया। तो 3 बेसिस लिए गए, एक प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, दूसरा कोश का स्वतंत्र है या संगठित, और तीसरा कोश का प्रकाश संश्लेषी है या नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब आता है जैव विविधता किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, विविधता का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, और जैव का अर्थ जीव, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया में विभिन्न जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जीव यदि विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी जो एरिया है वो कौन सा है, वो है आपका मकर रेखा और कर्क रेखा। जैसे पृथ्वी है, देखिए यहाँ से आप सभी जानते हैं ये होती है विषुवत रेखा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये नीचे 23.5 डिग्री, यानी कि ये उत्तर की ओर 23.5 डिग्री है नॉर्थ में, और ये साउथ में है। तो इसके बीच का जो एरिया है ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में विभिन्न जीवों का पाया जाना, विभिन्न जीव पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट्स, फंगी, ये सभी इसी एरिया में पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। मतलब सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वो यही है, या मेगा डाइवर्सिटी एरिया भी कहते हैं। समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद हम एक एक करके पढ़ते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या है। मोनेरा क्या है, तो आप हेडिंग डालोगे मोनेरा, मोनेरा। इसके बारे में पहला पॉइंट देखो, मोनेरा, इसके बारे में हमको जानना है ये किस प्रकार के सेल हैं, ये यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं। तो ये हैं कौन से, एक कोश की है, एक, पहली बार तो ये किस प्रकार के सेल हैं, ये है यूनिन सेलुलर। कैसे है, यूनिन सेलुलर हैं। लेकिन है कैसे, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक। देखिए इसका अर्थ एक बार और समझ लेते हैं। यानी कि इस प्रकार के मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने हैं, बहु सेल से मिलकर नहीं, एक सेल से मिलकर बने हैं। प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या हो गया, मोनेरा जगत के जो जीव हैं ये प्राचीन कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, नवीन कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने। तो पहला पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरा हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए दूसरा है, इसमें कोई निश्चित केंद्रक नहीं होता। केंद्रक में आपको बता चुका हूँ, कोशिका का पार्ट आपने ना देखा हो। देखो ये कोई सेल है कोशिका, तो इसके मध्य में जो पॉइंट होता है उसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं, जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। जब यहाँ केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक उपस्थित नहीं है, तो यहाँ डीएनए भी उपस्थित नहीं होगा, यानी कि आनुवांशिक जो इन्फॉर्मेशन